नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मेरी स्माइल देख के आप समझ गए होंगे आज अपन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उदय सिंह जी तक अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई थी 1572 ईस्वी में। तो आज अपन पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। उनका तो नाम ही काफी है, तो एनर्जेटिक आदमी थे, तो आज अपन भी एनर्जी के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है, अगर मैं ये छुपा भी दूं ना तो भी आप लोग समझ जाओगे सिर्फ महाराणा से कि आज बात किसकी होने वाली है, महाराणा प्रताप की। अगर महाराणा सही अगर उपाधि किसी के बारे में यूज की जाती है तो वो किसके बारे में की जाती है, महाराणा प्रताप के बारे में यूज की जाती है ये उपाधि। और इनके नाम ही अपने आप में इनका व्यक्तित्व पूरा उजागर करने के लिए काफी होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन इनके बारे में। सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था अपने 1540 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। 9 मई 1540 ईस्वी के अंदर। इनका जो शासन काल है वो अपने रहा था 1572 से लेके और 1597 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा था। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है महाराणा प्रताप 1572 से 1597। इनका जन्म 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में अपन देखते हैं तो इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था अपने उदय सिंह जी। कौन थे इनके पिताजी? उदय सिंह जी थे, जो गिरवा की पहाड़ियों के अंदर चले गए थे। फिर 1572 ईस्वी में जिनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में इनकी मृत्यु कौन से दिन हुई थी, अपन लास्ट क्लास के अंदर देखा था। कब हुई थी इनकी मृत्यु? तो इनकी मृत्यु हुई थी अपने होली वाले दिन। कौन से दिन हुई थी? होली वाले दिन। ठीक है, ये याद रखना, ये फैक्ट आगे क्या अपने काम आएगा। और इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था जयवंताबाई सोनग्रा। कौन थी? जयवंताबाई सोनग्रा इनकी माता थी। और इनकी रानी थी अपने महाराणा प्रताप जी खुद भी अजब के आदमी थे, तो इनको लगा कि अपन रानी भी कैसे लेंगे, तो अजब की रानी रहेंगे। तो इनकी रानी का नाम क्या था? अजबदे पंवार। क्या नाम था? अजबदे पंवार। तो इनकी रानी का नाम था अजबदे पंवार। अजब की रानी लेके आए थे ये। अब क्या होता है, जो अपना उदय सिंह जी होते हैं, उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह जी की मृत्यु होने से पहले उदय सिंह जी जो होते हैं उन अपनी जो सबसे छोटी रानी होती है उदय सिंह जी, उसके प्रति उनका विशेष लगाव होता है। और जिस महिला के प्रति विशेष लगाव होता है वो जो जैसा बोलती है वैसा आदमी मान भी लेता है। तो आप उदय सिंह जी की जो सबसे छोटी रानी थी उसका पुत्र था जगमाल। कौन था? जगमाल। तो जगमाल को उसने बोला कि अपना राजा किसको बनाना है? जगमाल को राजा बनाना है। तो जब उदय सिंह जी की मृत्यु हुई थी उससे पहले वो ये घोषित करके गए थे कि नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, तो नेक्स्ट राजा अपना जगमाल बनेगा। अब यार महाराणा प्रताप थे सबसे अपने यंग, जो सबसे बड़े पुत्र थे वो कौन थे? महाराणा प्रताप जी थे। और जनता का सबका समर्थन किसके साथ में था? तो पूरी जनता का समर्थन था अपने महाराणा प्रताप के साथ में। लेकिन जब उदय सिंह जी की मृत्यु हुई, होली के दिन उदय सिंह जी की मृत्यु हुई, उस दिन यह तय किया गया कि जब कोई भी राजा होता है तो राजगद्दी खाली नहीं छोड़ी जाती, कभी भी राजगद्दी खाली नहीं रहती है। तो अपने दाह संस्कार के अंदर जगमाल वहां पे उपस्थित नहीं था, क्योंकि राजगद्दी खाली नहीं छोड़ी जाएगी। तो महाराणा प्रताप को वहां उपस्थित देख के सारी जनता और जो अपने महाराणा प्रताप का जो ननियाल पक्ष था, कौन सा पक्ष? ननियाल पक्ष, उसके जो इनके मामा थे मान सिंह जी। इनके मामा कौन थे? मान सिंह जी। उनके द्वारा इस बात का विरोध किया गया। जैसे अपने दाह संस्कार समाप्त हुआ, मान सिंह जी ने कृष्णदास चुंडावत, सलूम्बर के जो सामंत थे, अपने याद है सलूम्बर के सामंत राज तिलक वगैरह करते थे, सारी ड्यूटी वगैरह सलूम्बर के सामंत निभाते थे जब भी राजा नहीं होता था। तो सलूम्बर के सामंत जो अपने कृष्णदास चुंडावत है वो वहां पे उपस्थित थे। तो अपने मान सिंह जी ने आवाज उठाई, इनके जो मामा हुआ करते थे, का सबसे योग्य कौन है? तो सबसे योग्य अपने महाराणा प्रताप जी सबसे योग्य है और वो ज्येष्ठ पुत्र भी है, तो इनको राजा क्यों नहीं बनाया जाए? तो बाकी जनता का भी समर्थन मिला। फिर उन्होंने एक बात यह भी कही कि कृष्णदास चुंडावत जी, जैसा कि आपको पता है कि आपके जो सलूम्बर के जो सामंत है वो राज तिलक करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके द्वारा राज तिलक करने का कार्य किया जाता है। लेकिन उदय सिंह जी अपनी मर्जी से किसी को शासक कैसे घोषित कर सकते हैं जब सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन है? तो महाराणा प्रताप सबसे ज्येष्ठ पुत्र है। तो कृष्णदास चुंडावत जी को लगता है कि हाँ, मैं भी किसका समर्थन करता हूं? तो मैं भी महाराणा प्रताप के राज तिलक का समर्थन करता हूं। तो अब होली वाले दिन, कौन सा दिन? होली वाले दिन महाराणा प्रताप का यहाँ पे राज तिलक किया गया। कहाँ किया गया? तो गोगुंदा के अंदर किया गया। कहाँ किया गया? गोगुंदा के अंदर होली वाले दिन महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया। ठीक है, राज तिलक किया गया 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। कब किया गया? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया। राज तिलक किसके द्वारा किया गया? तो कृष्णदास चुंडावत जी के द्वारा राज तिलक किया गया। कृष्णदास चुंडावत जी कहां के थे? सलूम्बर के। सलूम्बर कहां के सामंत है? ये सलूम्बर के सामंत है। ये अपने महाराणा प्रताप की एक बहुत अच्छी इमेज दे रखी है यहाँ पे, जो इनके व्यक्तित्व को, इनके बाहुबल को उजागर करते हैं यहाँ पे। फिर इनका जो विधिवत राज तिलक है, तो विधिवत राज तिलक इनका कहाँ पे होता है? तो कुंभलगढ़ के अंदर विधिवत राज तिलक होता है। वहां पे तो राज तिलक हो ही गया था। उसके बाद में सारी जनता मिलके, जो भी सामंत वगैरह होते हैं सारे इकट्ठे होके, और अपना जो जगमाल होता है उसको गद्दी से हटा देते हैं। तो जगमाल को लगता है कि यार अब अपन कहाँ जाएगा। अब जो भी आदमी यहाँ से भागता था मेवाड़ से,
नाराज होता था वो सारे कहाँ चले जाते थे? याद करो, अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, उदय सिंह जी का एक पुत्र था शक्ति सिंह, वो कहाँ रहने लग गया था? तो अकबर के पास में रहने लग गया था। तो जगमाल को लगा कि अब अपन भी कहाँ चलते हैं? तो अकबर के पास में चलते हैं। तो जगमाल यहाँ से किधर प्रस्थान करेगा? अकबर के पास में चला जाता है और फिर अकबर उसको जागीर वागीर देता है। और लास्ट के अंदर ये क्या होता है, जो अपने जगमाल लेता है वो अपने दत्तानी का युद्ध होता है, सिरोही का जो अपने शासक था उसके, और अपने अकबर की तरफ से कौन जाता है? तो अपने जगमाल जाता है। और दत्तानी के युद्ध के अंदर ये जगमाल यहाँ पे मारा जाता है। ठीक है, तो ये किसकी स्टोरी थी? अपने जगमाल से रिलेटेड ये स्टोरी थी। अपन देखते हैं महाराणा प्रताप जी के बारे में। इनका राज तिलक कहाँ पे किया गया? तो राज तिलक किया गया गोगुंदा में, और विधिवत राज तिलक हुआ था अपने कुंभलगढ़ के अंदर, विधिवत कुंभलगढ़ में। अब जो महाराणा प्रताप जी थे, इन्होंने अपने दादा, अपने परदादा जो सांगा जी थे, उनके जो नीति थी उसी को जारी रखा। उन्होंने भी मुगलों का विरोध किया था, तो इन्होंने भी मुगलों का विरोध जारी रखा। जैसे अकबर को पता चला कि अब नेक्स्ट शासक कौन बन गया है, तो महाराणा प्रताप नेक्स्ट शासक बन चुके हैं, तो अकबर को लगा अपने को क्या भेजना चाहिए? दूत भेजना चाहिए, जो क्या करे? संधि करे। अपन युद्ध नहीं करना चाहते, अपने संधि करे, आप हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए, हम अपना प्रशासक आपके पास में नियुक्त करेंगे, और वो क्या करेगा? आपके शासन कार्य के अंदर आपको सहयोग करेगा, और आप हमारे नाम से शासन चलाइए। तो महाराणा प्रताप जी को ये बात कभी मंजूर नहीं थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अकबर ने अपने कितने दूत भेजे? तो अपने 1572 से लेके और 1573, 1572 में जैसे ही महाराणा प्रताप जी शासक बने, उनको पता चल गया कि महाराणा प्रताप शासक बन चुके हैं, तो अकबर को लगा क्या भेजा जाए? दूत भेजा जाए। तो सबसे पहला दूत भेजा था 1572 ईस्वी के अंदर, फिर 1573 में भी भेजा गया। अब इसमें एक बात याद रखने वाली है कि जो सबसे पहला दूत है अपने, वो 1572 ईस्वी के अंदर भेजा गया। बाकी तीनों दूत कब भेजे गए? तो 1573 ईस्वी के अंदर भेजे गए। ठीक है, फर्स्ट जो अपने दूत भेजा गया वो था जलाल खां। कौन था? जलाल खां को फर्स्ट दूत के रूप में भेजा गया सितंबर 1572 ईस्वी के अंदर इनको भेजा गया। यहाँ पे अपने महाराणा प्रताप ने इनका सम्मान, बिल्कुल स्वागत किया, सम्मान किया, इनको खाना वाना खिलाया। और जब इन्होंने बात करी कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए, तो महाराणा प्रताप ने इसे नकार दिया। तो अब किसको लगता है? अकबर को लगता है कि अपने क्या करना चाहिए? तो अपने एक हिंदू राजा को भेजना चाहिए या हिंदू शासक को भेजना चाहिए। तो इनका जो अपना अकबर था, इनका जो साला था वो कौन था? मान सिंह था, आमेर वाले। तो अकबर को लगा अब किसको भेजा जाए? मान सिंह को भेजा जाए। मान सिंह कुशल नेतृत्व करता भी है, मान सिंह अच्छा सेनापति भी है, और मान सिंह को राजाओं से बात करने, अपने जो राजपूत है उनसे कनेक्ट करना भी मान सिंह को आता है। तो अब नेक्स्ट किसको भेजा जाएगा? तो मान सिंह को भेजा जाएगा, कुंवर मान सिंह। अप्रैल 1573 में मान सिंह को यहाँ पे भेजा जाता है। अब जैसे मान सिंह जी आते हैं, महाराणा प्रताप उनका स्वागत करते हैं, एकदम जैसे दूत को रखा जाता है वैसे एकदम रखते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप जो होते हैं वो खुद को उच्च कुल का मानते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी मुगलों से संबंध स्थापित नहीं किए थे। अभी तक मेवाड़ का जितना भी अपन इतिहास पढ़ेंगे ना, उनमें कोई भी मुगलों से संबंध स्थापित नहीं किए थे। और महाराणा प्रताप का ऐसा मानना था कि जब अपन मुगलों से संबंध स्थापित करेंगे या किसी भी मुस्लिम शासक से संबंध स्थापित करते हैं, तो अपन क्या हो जाते हैं? निम्न कुल का हो जाते हैं। तो महाराणा प्रताप खुद को उच्च कुल का मानते थे। अब जब भोजन करने की बात आई कि मान सिंह जी को भोजन परोसा जाएगा, तो जब शासक आता है भोजन करने, तो शासक जो सामने वाला जो पक्ष है वो दोनों साथ में बैठ के भोजन करते हैं। तो जब महाराणा प्रताप को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया, तो महाराणा प्रताप ने भोजन में सम्मिलित नहीं हुए और खुद की जगह किसको भेज दिया? तो अपने बेटे अमर सिंह जी को भेज दिया गया। अब उनको लगा, मान सिंह, पहले तो मान सिंह को थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन मान सिंह ने फिर भी एडजस्ट किया, सोचा कुछ काम हो गया होगा, कोई काम वाम निकल आया होगा। लेकिन वहां पे वो बात नहीं थी। अब जैसे ही मान सिंह वहां से प्रस्थान करता है, तो अपने जो पाकशाला होती है, जो अपने रसोई वगैरह होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? पाकशाला बोलते हैं। तो पाकशाला पूरी धुलवाई गई और वापस विधिवत सारी चीजें वापस अपने मैनेज की गई। तो अब जैसे ये खबर किसको पता चली? ये खबर पता चली अपने मान सिंह को। तो मान सिंह वहां पे आग बबूला हो गया। अब मान सिंह को लगा कि अपने क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। मान सिंह को लगा यार तुम अपने आप को क्या उच्च कुल का समझते हो, हम भी राजपूत हैं। तो महाराणा प्रताप ने बोला तुम हो निम्न कुल के, जो मुगलों से संबंध स्थापित करे वो क्या हो गया? निम्न कुल का हो गया। तो ये बात किसको अजीब सी लगी? मान सिंह को अजीब सी लगी। मान सिंह सीधा गया कहां पे? अकबर के पास में गया और अकबर के पास में जाके बोला मुझे क्या चाहिए? सेना चाहिए, मुझे सेना दो अभी के अभी। मैं कहा आक्रमण करूंगा, तो मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करूंगा और अपने जो बेइज्जती हुई है ना, अपन क्या लेगा? उसका बदला लेगा बेइज्जती का। तो अकबर कहता है थोड़ा ठहर जा भाई, ठहर जा, अपने पहले संधि करेंगे, फालतू लड़ाई हम कुछ नहीं पड़ा, ये भी आज में से हल्का फुल्का मतलब लड़ेगा, फालतू मारा जाएगा तू। अब नेक्स्ट भेजते हैं कि यार बेटे से तो तान बेटी नहीं, तो अब किसको भेजा जाए? तो पिताजी को भेजा जाए। भगवंत दास जी को बोला यार आप थोड़े वरिष्ठ आदमी हो, ये फालतू जो उसके अंदर लड़ाई करके आ गया, आप संभालो जाके। भगवंत दास जी ने कहा चिल, अपन देखेगा, अपन जा रहे हैं। नेक्स्ट कौन गए? भगवंत दास जी गए।
भगुंदास जी गए अपने सितंबर 1573 में, बाकी तीनों 73 में गए। सिर्फ 72 में कौन गए? तो 72 में अपने गए हैं जलाल खां। ठीक है, अब भगवंतदास जी यहाँ पे जाते हैं तो अपने वापस महाराणा प्रताप उनका सम्मान करते हैं। महाराणा जैसे ही भगवंतदास जी ये बात रखते हैं कि आप किसके साथ में आ जाइए, अकबर के साथ में आ जाइए, तो महाराणा प्रताप एक बात कहते हैं कि देखिए भगवंतदास जी, मैं आपका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, आप आमेर के शासक हैं, उस बात में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप मुगलों के विरुद्ध लड़े तो मैं आपके झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप ये बात मुझे कहें कि मैं मुगलों की तरफ से लड़ूं या मुगलों से संधि कर लूं या उनकी अधीनता स्वीकार कर लूं, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, मेरे जीते जीते ये हो नहीं सकता। तो भगवंतदास जी भी अपने खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। फिर अकबर को लगता है कि लास्ट प्रयास कर लिया जाए, तो अकबर लास्ट प्रयास में भेजता है टोडरमल जी को। किसे भेजता है? तो टोडरमल जी को लास्ट प्रयास में भेजा जाता है दिसंबर 1573 ईस्वी के अंदर। टोडरमल जी जाते हैं, टोडरमल जी कहते हैं कि देखो महाराणा प्रताप जी, संधि कर लीजिए, आप कभी भी अकबर से जीत नहीं पाएंगे, आपका मेवाड़ जो है छोटी रियासत है, हमारी रियासत बड़ी है, हम पूरे भारत का नेतृत्व करते हैं, हमारी सेना भी बहुत बड़ी है। महाराणा प्रताप कहते हैं अपन सेना से नहीं, अपन बाहुबल से जाने जाते हैं, ठीक है, तो अपन आ जाना, दो दो हाथ करने हो तो आप युद्ध मैदान में मिलिए, यहाँ पे अपन संधि नहीं करेंगे। 3 बार तो भेज चुका हूँ, चौथी बार बोल दिया, अब बोलूंगा नहीं। अकबर को लगता है ये संधि नहीं करेंगे तो अपने क्या करेंगे, तो अपन युद्ध करते हैं। ठीक है, 4 दूत भेज दिए, जलाल खां, मानसिंह, भगवंतदास और टोडरमल, इनकी सीक्वेंस भी याद रखना। ठीक है, अब इतिहास का सबसे फेमस युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध, जिसके बारे में आपने देखते ही अपने रूह खड़े हो जाते हैं, जिसकी अपने कई सारी कहानियां सुनी है, अपने जो एनसीईआरटी की किताब है उनमें भी पढ़ते आ रहे हैं और अपने बचपन के अंदर भी पढ़ी इनकी कहानियां खूब सारी। तो अपने जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब होता है? तो 18 जून 1576 ईस्वी को प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। ये हल्दी घाटी कहाँ पड़ती है? तो अपने राजसमंद में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? राजसमंद में। अब महाराणा प्रताप को ये बात पता थी कि अकबर आक्रमण करेगा, तो महाराणा प्रताप जो भी अपने इनके फसलों वाला या जो उपजाऊ भूमि वाला जो क्षेत्र था ना, उस सारे को क्या करते हैं, उसको पूरे को नष्ट कर देते हैं और उसको नष्ट करके वहां की जो जनता है उस जनता को सारी को बोलते हैं कहाँ शिफ्ट हो जाओ तुम सारे सारे, कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के अंदर चले जाओ या गोविंदा की पहाड़ियों के अंदर चले जाओ। तो जनता पूछती है ऐसी बात क्यों? तो महाराणा प्रताप जी कहते हैं कि ये जो फसल है ना, इसका जो यूज है अभी तो अपन ले रहे हैं, लेकिन जब सेना आएगी, अपना जो धान है, अपना जो अनाज है, अपने जो फल फ्रूट है, इसके सारे का यूज कौन लेगी? तो सेना लेगी मुगलों की। वो चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसको नष्ट कर दिया जाता है और सारे के सारे कहां चले जाते हैं? पहाड़ी इलाके के अंदर चले जाते हैं। अब अपने कभी देखना, इधर जो अपने जयपुर वाला इलाका है ना, आमेर वाला, उसके अंदर इतने पहाड़ है नहीं। मेन पहाड़ कहाँ है? तो अपने मेवाड़ वाले क्षेत्र के अंदर अरावली जो पर्वतमाला है ना, अरावली पर्वतमाला, उसके अंदर मेन पहाड़ देखे जाते हैं। तो अब यहाँ पे सेनापति किसे नियुक्त किया गया? तो सेनापति नियुक्त किया गया मान सिंह को। अकबर को लगा यार फालतू अपनी बेइज्जती का बदला लेने के चक्कर में क्या पता जीत जाए, बालक को भेजो। ठीक है, तो फर्स्ट सेनापति जो हिंदुओं का सैनिक था, सबसे बड़ा सेनापति आज तक के इतिहास के अंदर मुगलों की तरफ से जो लड़ा था, वो कौन था? अपने मान सिंह था। मान सिंह के साथ में जो सेकंड अपने जो सेनापति भेजा गया, वो किसे भेजा गया? तो वो भेजा गया आसफ खां को। किसे भेजा गया? आसफ खां को। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है मान सिंह और आसफ खां। अब हल्दी घाटी का युद्ध स्टार्ट हुआ 18 जून 1576 ईस्वी को। भीषण युद्ध लड़ा जाएगा। यहाँ पे कहां पे लड़ा जाएगा? तो हल्दी घाटी के क्षेत्र में लड़ा जाएगा। दोनों तरफ यहाँ पे क्या थी? पहाड़ी इलाका था। कौन सा इलाका था? पहाड़ी इलाका था। ऐसे पहाड़ियां बनी हुई थी दोनों तरफ। अब महाराणा प्रताप को पता था कि अपने पास में क्या है? सेना कम है, तो अपने को किसका सहारा लेना पड़ेगा? छापामार युद्ध पद्धति का सहारा लेना पड़ेगा। किसका? छापामार युद्ध। छापामार युद्ध। छापामार युद्ध में क्या किया जाता है? छापामार युद्ध के अंदर सीधे तौर पर आप सेना से मुकाबला नहीं करके छुप के उनके ऊपर वार करते हो। तो ये महाराणा प्रताप के जो भी सैनिक थे, मेन जो तीरंदाज थे, वो सारे कहां बैठ गए? यहाँ के बैठ गए, आधे इधर बैठ गए। अब इनको पता था कि ये सैनिक आने वाले किस साइड से है। इलाका सारा कौन जानता है? इलाका सारा मेवाड़ वाले जानते हैं। इधर से ही मान सिंह की सेना, यहाँ सारे तीरंदाज बैठे हैं कि जैसे ही इसमें बीच में घुसेंगे क्या करेंगे? हमला करेंगे ऊपर से। और इधर अपने महाराणा प्रताप जी की दूसरी सेना आगे तैयार थी कि इनको पता तो लगे कि हम सामने खड़े हैं, तब तो ये आएंगे, नहीं तो इधर से आएंगे नहीं। यहां से जैसे इधर यहाँ एंट्री करेंगे, अपन क्या करेंगे? ऊपर से हमला करने लग जाएंगे। ये थी इनकी रणनीति यहाँ पे। फिर अपने हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है, उसके अंदर महाराणा प्रताप की तरफ से कौन लड़ता है और अकबर की तरफ से कौन लड़ता है, वो अपन देख लेते हैं। महाराणा प्रताप की तरफ से यहाँ पे सम्मिलित होने वाले सेनापति अपने हैं कृष्णदास जी चुंडावत। कौन सम्मिलित होते हैं? कृष्णदास चुंडावत, अपने सलूम्बर के सामंत थे। अपन ने बात करी थी, राज तिलक भी इन्होंने किया था। तो यहाँ पे कौन सम्मिलित होते हैं? कृष्णदास चुंडावत।
उसके बाद में आते हैं रामसा तोमर, ग्वालियर के थे ये रामसा तोमर जी। अब आते हैं अपने पुंजा भील, भीलों के जो सरदार थे, महाराणा प्रताप ने जो भील सरदार थे पुंजा भील, उनके नेतृत्व के अंदर एक सेना का गठन किया था, ताकि जो अपने दर्रे वाले इलाके हैं या जो पहाड़ी इलाका है उसके अंदर कौन लड़ सकते हैं, तो भील अच्छे से लड़ सकते हैं क्योंकि वो इस इलाके को जानते हैं। तो महाराणा प्रताप ने जो अपने पुंजा भील था उनके नेतृत्व के अंदर एक सेना का गठन किया था, पुंजा भील। और अपने मुस्लिम सेनापति था इनके साथ में हकीम का सुर। कई बार एग्जाम के अंदर सीधा पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप की तरफ से मुस्लिम सेनापति कौन सा लड़ा था, तो कौन लड़ा था, हकीम का सुर लड़ा था, ठीक है। और अकबर के सेनापति अपन बात करते हैं, अकबर के दो सेनापति थे, मान सिंह और आसफ खां, अपन देख चुके हैं। इसके अलावा कई बार युद्ध अपने एग्जाम के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है, छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं ना उसमें कुछ भी पूछ लेते हैं ये लोग, तो अपने एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो अकबर था उसकी सेना से और जो महाराणा प्रताप थे उसकी सेना से कितने सैनिक लड़े थे। तो अपने जो इनका जो रेशियो है ना वो 4:1 का लगभग लगभग माना जाता है। तो अपना ऑप्शन के अंदर देख लेना है, जो 4:1 का जो रेशियो है ना उसको सही कर देना। यह माना जाएगा कि जो अकबर की सेना है उसके अंदर 80,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे, तो 80,000 सैनिक इधर थे और महाराणा प्रताप की तरफ से 20,000 सैनिक लड़े थे। कितने लड़े थे, 20,000 सैनिक, ठीक है। ये बात हो गई, अपन ने सेनापति देख लिया। अब क्या होता है, जो पहला आक्रमण होता है, पहला आक्रमण कौन करेगा, जिसको पता है कि अपन चुप रखें, इनको तो पता ही नहीं है कि अपन ऊपर आक्रमण होने वाला है। तो पहला आक्रमण करती है अपने मेवाड़ की सेना, महाराणा प्रताप की जो सेना है वो पहला आक्रमण करती है। और ये आक्रमण इतना ज्यादा भीषण होता है कि जो अपने राजपूत सैनिक थे, जो मान सिंह के या फिर जो भी मुगल सैनिक थे, अब वो राजपूत सैनिक तो कहीं नहीं जा सकते, वो मुगल सैनिक थे, तो मुगल सैनिक वहां से पीछे भागने लगते हैं सारे के सारे। उनको लगता है ये क्या हो गया, इधर से फालतू के अंदर चारों तरफ से तीर पड़ रहे हैं, अब आप जाओगे कहाँ, तो पीछे वापस भागो। अब पीछे भी ऐसे भाग नहीं सकते, भगदड़ मच जाती है, सारी सेना ऐसे आ रही है एक लाइन में, पीछे कैसे जाओगे, अब वापस पीछे भागना है उल्टे पैर, तो सारे के सारे यहाँ का भागे, उल्टे पैर भागे। ये बात कौन बताता है, ये बात अपने इस युद्ध के अंदर एकमात्र जो इतिहासकार सम्मिलित था अपने बदायूनी, कौन था, बदायूनी, वो ये बात अपने को बताता है कि जो पहला आक्रमण था इतना ज्यादा भीषण था कि सारे के सारे जो मुगल सैनिक थे वो सारे के सारे पीछे की तरफ भागे। मैं हालांकि खुद भी पीछे भागा था, ठीक है, ये बात किसी को बताना मत। अब बदायूनी ये बात कहता है कि मैं खुद भी पीछे भागा था, और जब पीछे भाग रहे थे तो मैं यहाँ पे क्या करा, या बैठ गया था साइड में, अपन बैठ गए, और मेरे जस्ट पास में कौन था, तो मेरे जस्ट पास में था आसफ खां। कौन था, आसफ खां था। अब इधर से जो मेवाड़ के सैनिक है उन्होंने पीछा किया, क्या करो इनका पीछा, और पीछे पीछे भाग के और सल्टाओ सारों को। अब बदायूं ने एक बात कही, किससे, आसफ खां से कहा कि आसफ खां जी बात ऐसी है कि ये इधर राजपूत सैनिक भाग रहे हैं, अपने मुगल जो सैनिक है इनके अंदर राजपूत सैनिक भी तो सम्मिलित है, इनकी वेशभूषा तो वही है राजपूतों वाली, और ये जो महाराणा प्रताप के सैनिक है वो भी राजपूत है। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तीर किस पे चलाऊं, अपने वाले नहीं मारे जाए फालतू। तो आसफ खां ने कहा तू तीर किसी पे भी चला, मरेगा कौन, तो एक काफिर मरेगा, कोई भी मरो, मेवाड़ वाले मरो या मान सिंह जी के मरो, मर तो काफिर ही रहे, हिंदू मर रहे, मरने दो, तीर चलाता रहे, अपने वाले नहीं मरने चाहिए, खाली मुगल सैनिक नहीं मरने चाहिए। ये बात किसने कही थी, आसफ खां ने कही थी, ठीक है। पहला आक्रमण हुआ बहुत ज्यादा तेज, फिर मान सिंह को लगे यार सेना को वापस संगठित करना पड़ेगा, मान सिंह वापस लाइन बनाता है कि सारे सारे लाइन में हो, लोग मानते नहीं है कोई भी। फिर एक सैनिक होता है अपना मेहतर खां, कौन होता है, मेहतर खां, यहां दे रखा है, नहीं दे रखा, मेहतर खां। मेहतर खां अपने जो रिजर्व फोर्स होती है ना मुगलों की, जो अपने रखी हुई होती है कि भाई ये जो आक्रमण अपने आगे वाला सफल नहीं हुआ तो अपने पीछे वाले सैनिक भेज देंगे, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उसका नेतृत्व कर रहा था अपने मेहतर खां। तो मेहतर खां झूठी अफवाह फैलाता है कि अकबर खुद आ रहा है सेना लेके। अब जब राजा या कोई भी अपने जो सेनापति होता है वो खुद अगर युद्ध के अंदर आ रहा होता है ना, तो जो सैनिक होते हैं उनका मनोबल वैसे भी बढ़ जाता है, तो सारे के सारे सैनिक वापस आते हैं मुगलों के, अकबर आ रहा है, अकबर आ रहा है, अब अपन जीत जाएंगे जीत जाएंगे, ऐसे करके उनका मनोबल उच्च हो जाता है, ये वापस एक लाइन के अंदर खड़े हो जाते हैं सारे के सारे। मान सिंह कहता आप ठीक है, वापस क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। अब इधर से इनका जो हमला होता है वापस, जो सेकंड हमला होता है ना इनका, अब इनका जो हमला होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। यहाँ पे मान सिंह का जो हमला होगा वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होगा। अब यहाँ पे इन्होंने भारी प्रहार किए। अब महाराणा प्रताप को लगे यार ऐसे तान आएगी नहीं, अब अपने क्या करना पड़ेगा, सारी भसड़ हो जाएगी, ऐसे तो मामले खराब हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने कहा जो द्वितीय हमला होगा वो किसका होगा, तो हाथियों का हमला होगा। किसका होगा, हाथियों का हमला होगा। महाराणा प्रताप के दो फेमस हाथी थे, एक तो था, आगे दे रखा होगा हाथी, ये रहे
महाराणा प्रताप के दो हाथी थे, एक लूणा और एक राम प्रसाद। तो महाराणा प्रताप ने अपने जो सबसे प्रमुख हाथी था इनका लूणा, कौन सा था? लूणा। लूणा को रवाना किया, ये देखो यहां लिख रखे लूणा और राम प्रसाद। हाथी की जो सूंड थी उसके अंदर जहरीली तलवारें बांधी गई, जो पूंछ थी उसके अंदर भी जहरीले खंजर बांधे गए, और अपने हाथी एक दर्रे के अंदर या जो पहाड़ी इलाका था उसके अंदर में जो मुगल की सेना थी, मुगलों की सेना को चीरता हुआ चला गया। कौन? अपने लूणा। और जो द्वितीय सेना थी या द्वितीय जो पंक्ति थी उसका नेतृत्व कौन सा हाथी कर रहा था? तो वो कर रहा था राम प्रसाद। अब जो लूणा का महावत होता है उसको गोली मार दी जाती है और वहां पे लूणा को भी नियंत्रित कर लिया जाता है। और जो अपने थोड़े देर के बाद में जो ये जो लूणा हाथी होता है ना, इसके खिलाफ कौन से हाथी को उतारा जाता है? अकबर की तरफ से या मान सिंह की तरफ से? तो गजमुक्ता को उतारा जाता है। किसको उतारा जाता है? गजमुक्ता। ठीक है, इसको उतारा जाता है। और अपने जो राम प्रसाद है जो हाथी था, इसके लिए अपने रणमदार या गजराज इन दोनों को उतारा जाता है। अपने जो राम प्रसाद होता है इसके ऊपर मुगल सेना अधिकार कर लेती है, इसको अपने कब्जे में ले लेती है, और फिर यहाँ पे ये हाथियों का जो युद्ध है वो लगभग यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब महाराणा प्रताप को लगता है कि द्वितीय पड़ाव भी हो ही गया। अब महाराणा प्रताप अपने जो भी मुख्य सेनापति होते हैं उनके साथ में किधर प्रस्थान करते हैं? मान सिंह की तरफ। युद्ध के अंदर सीधा सा नियम है, अगर सेनापति मारा गया तो सारी सेना वैसे ही भाग जाती है। ये बात किसको पता थी? महाराणा प्रताप को पता थी। महाराणा प्रताप किधर कूच करते हैं? तो महाराणा प्रताप अपने कूच करते हैं मान सिंह की तरफ। अपने जितने भी सैनिक थे उन सारे सैनिकों को लेके महाराणा प्रताप अपने जो मेन सेनापति वगैरह उनको लेके मान सिंह की तरफ बढ़ते हैं, सारी मुगल सेना को चीरते हुए मान सिंह की तरफ बढ़ते हैं। मान सिंह हाथी के ऊपर होता है। मान सिंह का हाथी कौन सा होता है? मर्दाना। कौन सा हाथी होता है? मर्दाना। ये मान सिंह का हाथी है। अकबर का हाथी भी बता दूं यहाँ पे। अकबर को क्या है? हवाई जहाज बहुत ज्यादा पसंद थी। कौन सी? हवाई जहाज। अब उस टाइम जहाज तो था नहीं, तो अकबर ने अपने जो हाथी था उसका नाम क्या रख दिया? हवाई। क्या रख दिया? हवाई। अकबर का हाथी। ठीक है। अब अपने महाराणा प्रताप जी किधर बढ़ रहे हैं? महाराणा प्रताप जी उसके पास में पहुंचे, मान सिंह के पास में। मान सिंह अपने हाथी के ऊपर सवार था, मर्दाना हाथी के ऊपर। हाथी के ऊपर जो होदा होता है ना, उसके अंदर मान सिंह बैठा था। अकबर ने अपने घोड़े चेतक से दोनों आगे के पैर काट के हाथी के ऊपर रखे, हाथी के ऊपर रख के अपने भाले से सीधा वार किया। वार कर जो महावत था उसको चीरते हुए कहां चला गया? अपने मान सिंह की तरफ बढ़ा, और मान सिंह होदे के अंदर नीचे बैठ गया लुके। ठीक है, मान सिंह लुके बैठा तो वो वार था वो खाली चला गया। लेकिन महाराणा प्रताप को लगा मान सिंह मारा गया। अब जैसे जो अपने आगे के दो पेड़ थे वो तो उसके ऊपर थे, लेकिन मर्दाना की जो सूंड थी उसके अंदर क्या बंधा था? खंजर बंधा था उसके ऊपर। जो खंजर होता है उससे क्या होता है? चेतक के जो पिछला पैर होता है वो कट जाता है। लेकिन चेतक अपने देशभक्त घोड़ा था, महाराणा प्रताप के प्रति वफादार था, तो चेतक वहां से जैसे तैसे चेतक को लगता है कि अब अपने को क्या करना पड़ेगा? युद्ध से बाहर निकलना पड़ेगा। तो चेतक महाराणा प्रताप को वहां से बाहर निकालने का प्रयास करता है, लेकिन इनको रोकेगा कौन? अपने इनको रोकता है बेलोल खां। कौन रोकता है? बेलोल खां। ये देखो कहां लिखा होगा, ये देखो यहाँ पे है बेलोल खां की फोटो दे रखी यहाँ पे। बेलोल खां। बेलोल खां क्या होता है? 8 साढ़े 8 फुट का होता है, और अकबर की सेना के अंदर ये फेमस था कि बेलोल खां जिस भी युद्ध में जाएगा वो युद्ध अकबर कभी भी हारता नहीं था। एकदम रंगल टाइप का आदमी था, लंबा चौड़ा, अपना भीम का है। तो बेलोल खां को लगा यार अपना हमेशा कभी कबड्डी खेल लिया, कबड्डी के अंदर अपन क्या करते हैं, जो सबसे जो कमजोर आदमी दिखता है ना, या सबसे जो मडेल दिखता है, सबसे पतला दिखता है, दुबला आदमी, उसको अपन हाथ लगाने का प्रयास करते हैं। बेलोल खां को लगे यार अपन 8.5 के, महाराणा प्रताप जी 7.5 के, तो अपने से तो कमजोर है, तो अपन रोकेंगे। बेलोल खां आया बीच में। बेलोल खां जैसे बीच में आया, बेलोल खां ने पीछे से वार करने का प्रयास किया महाराणा प्रताप पर। जैसे उसने पीछे से वार करने का प्रयास किया, महाराणा प्रताप ने उसको देख लिया। महाराणा प्रताप ने तलवार की एक ठोकी खोपड़ी में। महाराणा प्रताप ने इतनी जोर से मारी कि बेलोल खां अपने खुद के पूरा शरीर और साथ में घोड़े को बीच से चीर दिया। अब ये देखते जो बाकी सैनिक थे उनके सारे पसीने वैसे ही छूट गए। उनको लगे यार किसको पकड़ने आ गए फालतू के अंदर, वो सारे पीछे भागे और महाराणा प्रताप जी यहाँ से युद्ध से प्रस्थान कर गए। महाराणा प्रताप यहाँ से युद्ध से बाहर निकले और थोड़ी देर तक तो मुगल सेना जो थी उन्होंने पीछे किया। ये मुगल सेना ने यहाँ पे पीछे किया, लेकिन थोड़ी दूर पहुंचने के बाद में एक बड़ा सा नाला आया, लगभग 30 से लेके 35 फीट चौड़ा नाला था। अब महाराणा प्रताप का जो चेतक था घोड़ा, उसने उस नाले को पार किया कूद के, और वहीं पे उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जो बाकी सैनिक थे मुगल सेना वो वहां पे आगे आ नहीं पाई। ठीक है, और
जो अपने महाराणा प्रताप थे उस टाइम उनकी आंखों के अंदर आंसू थे, किसके प्रति? एक पशु के प्रति, एक अपने घोड़े के प्रति, जो इनका बहुत ज्यादा खास था, इनका विशेष लगाव था इसके प्रति। अब मुगल सेना वहां से वापस प्रस्थान करती है कि महाराणा प्रताप उनके हाथ में आई नहीं थे। और यहाँ पे जो अपने अकबर का जो सेनापति एक और नियुक्त किया गया था, या जो युद्ध के अंदर सम्मिलित हुआ था, वो अपने महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह। कौन था? शक्ति सिंह। याद करो, उदय सिंह जी का जो बेटा शक्ति सिंह, जो अपने कार्य रहने लग गया था, तो अपने अकबर के पास में रहने लग गया था। वो इस दृश्य को पूरे को देखता है, महाराणा प्रताप जी की मनोस्थिति समझता है, और वो वहां पे बहुत ज्यादा दुखी होता है। महाराणा प्रताप का जो चेतक था घोड़ा, उसके आज भी छतरी कहाँ बनी हुई है? तो बलीचा के अंदर बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? बलीचा के अंदर एक जगह है बलीचा, वहां पे इनकी छतरी बनी हुई है चेतक की। अब महाराणा प्रताप वहां से उठते हैं और वापस जैसे ही प्रस्थान करने लगते हैं, शक्ति सिंह पीछे से आवाज लगाता है, हे नीले घोड़ेरा असवार। महाराणा प्रताप देखते हैं, महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू होते हैं, उधर से शक्ति सिंह जी जो होते हैं उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं। शक्ति सिंह जो होते हैं अपने महाराणा प्रताप से क्षमा मांगते हैं कि भाई मेरी गलती हो गई, मैं किसका साथ दूंगा आज से? तो मैं आपका साथ दूंगा। ये सारी बात किसके बारे में? तो ये अपने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में है। ठीक है, ये देखो मित्र का हो गया, चेतक बाहर चले गए। ठीक है, इतिहासकार बदायूं ने इसके अंदर सम्मिलित था, अपन ने देख लिया। ये अपन हल्दी घाटी युद्ध यहाँ पे समाप्त होता है। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन सा इतिहासकार ऐसा था जो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में अलग अलग सी बात कहता है। इतिहासकारों के द्वारा क्या क्या कथन कहे गए? सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड की अपने आदत थी फालतू हर चीज के अंदर पंचायत करनी है, तो जेम्स टोड अपने हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ कह के गया था। तो जेम्स टोड ने अपने क्या कहा? जेम्स टोड ने इससे कहा मेवाड़ की थर्मोपोली। क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपोली। थर्मोपोली का अर्थ क्या है यहाँ? देखो थर्मोपोली क्या था? एक दर्रा था। क्या था? एक दर्रा था। कहां पे था ये? अपने फारस और यूनान की सेना एक बार भिड़ती है। फारस के पास में बहुत ज्यादा सैनिक होते हैं, लेकिन जो यूनान होता है उसके पास में कितने सैनिक होते हैं? मात्र 300 सैनिक होते हैं। कितने सैनिक होते हैं? मात्र 300। लेकिन इनका जो सेनापति होता है, ये अपने इनके सेनापति, एक मूवी है अपने, है ना, बॉलीवुड की बहुत ज्यादा फेमस मूवी है, मैंने खुद ने 5 से 7 बार ये मूवी देख रखी है। इसको देखना, बहुत अच्छी मूवी है ये किसके बारे में? तो ये अपने इस थर्मोपोली के बारे में ये युद्ध। 300 मूवी का नाम है, ये पोस्टर आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पे जो फारस और यमन इनकी सेना होती है, इनकी सेना यहाँ पे युद्ध करती है, और युद्ध के अंदर जो अपने 300 सैनिक होते हैं वो क्या होते हैं? शहीद हो जाते हैं। और वो जो दर्रा होता है, उस दर्रे का नाम क्या होता है जहां ये युद्ध होता है? वो दर्रा होता है थर्मोपोली, उस दर्रे का नाम होता है। तो इन्होंने मेवाड़ की थर्मोपोली से इसको संबोधित करने का प्रयास किया है जेम्स टोड जी ने। ठीक है, जेम्स टोड जी ने किया है। अब अपने अबुल फजल क्या कहता है इसको? तो अबुल फजल कहता है ये कहाँ का युद्ध था? तो ये खमनोर का युद्ध था। कहाँ का युद्ध था? खमनोर का युद्ध था। अब बदायूं ने जो इस युद्ध के अंदर खुद भाग ले रहा है, बदायूं ने इतिहासकार भाग लिया था एकमात्र। बदायूं ने इसको कहता है गोगुंदा का युद्ध। बदायूं को लगता है ये गोगुंदा होगी जगह, बदायूं ने वैसे फालतू पंचायती करता है, इसको कुछ पता था नहीं का ये कौन सी जगह, तो ये गोगुंदा है। ठीक है, ये सारी बातें इतिहासकारों ने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कही है। ये सारी बातें हो गई, लेकिन अपने राजस्थान वाले आज भी मानते हैं कि जो हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसके अंदर किसकी विजय हुई थी? तो अपने महाराणा प्रताप की उसके अंदर विजय हुई थी। और इसका एकमात्र कारण क्या माना जाता है? इसका कारण यह है कि जो अकबर होता है ना, अकबर अपने जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसके पश्चात मान सिंह महाराणा प्रताप को गिरफ्तार नहीं कर पाता है। अब आपने जो रीजन भेजा, मान सिंह को भेजा किस लिए था? कि महाराणा प्रताप को पकड़ के लेके आओ। अब आप पकड़ के नहीं लेके आए और फालतू अपने वहां सारे सैनिक मरा दिए, तो आपको क्या भेंट दी जाएगी या गिफ्ट दिया जाएगा? क्या नहीं दिया जाएगा। अकबर कहता है फालतू दरबार के अंदर दोनों आदमी दिखना मत। ठीक है, कौन कौन? महाराणा प्रताप, अपने मान सिंह और आसफ खां का दोनों दिख गए ना तो मैं फालतू फेंकूं बाटे तुम्हारे पीछे। तो इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से ये पता चलता है कि महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी युद्ध के अंदर विजय हुई थी। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अपने हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में जो मान सिंह होता है वो गिरफ्तार कर नहीं पाता है। अकबर क्या करता है? खुद अपनी सेना लेके और उदयपुर की ओर कूच करता है और उदयपुर को जीत लेता है यहाँ पे। लेकिन वो महाराणा प्रताप को अभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाता है। ठीक है, अब कौन आक्रमण करेगा? अपने अकबर आक्रमण करता है। अकबर द्वारा आक्रमण। ठीक है, अकबर इसके अंदर जीत नहीं पाता है।
अब नेक्स्ट जो अपने युद्ध होगा कौन सा होगा? कुंभलगढ़ का युद्ध। कौन सा होगा? कुंभलगढ़ का युद्ध। महाराणा प्रताप जब हल्दीघाटी युद्ध से अपने प्रस्थान करते हैं, उसके बाद में महाराणा प्रताप कहाँ शरण ले लेते हैं? तो अपने कुंभलगढ़ के अंदर शरण ले लेते हैं। फिर उनको लगता है कि यार कुंभलगढ़ के अंदर क्या हो रहा है, अपने जो कुंभलगढ़ का किला है वहां पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, अटैक हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो महाराणा प्रताप उस किले को छोड़ के और आगे प्रस्थान कर जाते हैं, और वो कहाँ चले जाते हैं? अपने गोगुंदा के जंगल वगैरह थे, उन जंगलों के अंदर प्रस्थान कर जाते हैं वहां से। ठीक है, कुंभलगढ़ का युद्ध। अब जब अकबर खुद सफल नहीं हुआ तो अकबर ने अपना जो सेनापति था, कौन सा था सेनापति? शाहबाज खान। कौन था? शाहबाज खान। शाहबाज खान को अकबर ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए कितनी बार भेजा था? तो 3 बार भेजा था। कितनी बार भेजा था? 3 बार। 1577, 1578 और 1579। कितनी बार भेजा? 3 बार आक्रमण किया। शाहबाज का स्टार्टिंग के अंदर सफल नहीं हो पाया था, 77 में सफल नहीं हुआ, 78 में सफल नहीं हुआ, लेकिन 79 के अंदर 1579 के अंदर शाहबाज खान ने आक्रमण किया। महाराणा प्रताप इस समय कुंभलगढ़ का जो किला था उसको छोड़ के जंगलों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, और यहाँ पे जो किले का नेतृत्व होता है वो किसे सौंपा जाता है? मान सिंह को। किसे सौंपा जाता है? मान सिंह सोनग्रा को सौंपा जाता है। ठीक है, और ये कुंभलगढ़ का प्रशासक बना दिया जाता है इसको। मेवाड़ या कुंभलगढ़ लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अब इस युद्ध के अंदर कौन जीत जाता है? इसके अंदर अपने शाहबाज खान जीत जाता है। कुंभलगढ़ का जो किला होता है वो भी किसके अधीन चला जाता है? तो मुगलों के अधीन चला जाता है। ठीक है, ये जीत गया और यहाँ पे मान सिंह हार जाता है। अब महाराणा प्रताप जाते हैं कहाँ? जंगलों के अंदर रहने लग जाते हैं। उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उनको जंगलों के अंदर रहना पड़ता है। उस टाइम जो अमर सिंह होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है, उनके पास धन की भी कमी होती है, ना उनके पास सेना होती है इतनी। और एक दिन वो अपने एक बहुत फेमस जो गीत है अपने किनका, मारवाड़ के एक संगीतकार है, उनका बहुत फेमस गीत है, उसके अंदर ऐसे इनको एक दोहे के अंदर ये गीत के अंतराल के अंदर बताया गया है कि अमर सिंह जब एक दिन घास फूस की रोटी खा रहा था, मतलब रियल में वो घास फूस की रोटी नहीं खा रहा था, लेकिन उनकी स्थिति बताई गई है, मनोस्थिति, कि अब वो राजा है, राजा अगर सादी रोटी भी खा रहा है ना तो कौन सी होगी? वो घास फूस के बराबर ही मानी जाएगी। तो वो घास फूस की रोटी खा रहा था, छोटा सा था अमर सिंह, और उस जो रोटी को कौन लेके भाग जाता है? वन के अंदर जो एक बिल्ला रहता है या बिलावड़ा रहता है, वो क्या उसको लेके भाग जाता है। फिर उसके ऊपर एक बहुत फेमस अपना गीत भी है, अरे घास री रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो, अमर नानो अमरियो रोया जाए, ऐसा करके एक गीत भी है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के स्ट्रगल को दिखाता है कि महाराणा प्रताप ने किस प्रकार से संघर्ष करके मेवाड़ को सुरक्षित रखने का प्रयास किया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक दिन क्या होता है, अपने महाराणा प्रताप जी वापस अपनी सेना संगठित करने का प्रयास करते हैं, और उस बीच उनकी मुलाकात किससे होती है? तो भामाशाह से होती है। किससे होती है? भामाशाह से। भामाशाह, और इनके एक भाई भी होते हैं ताराचंद। कौन होते हैं? ताराचंद। महाराणा प्रताप की मुलाकात होती है, ये दोनों सेठ होते हैं, भामाशाह और ताराचंद। ये दोनों मिलके महाराणा प्रताप के जो मनोस्थिति देखते हैं, और ये मेवाड़ की जो सुरक्षा होती है, किसकी सुरक्षा? मेवाड़ की सुरक्षा के लिए कितना धन देते हैं ये? तो ये लगभग अभी आज के हिसाब से अनुमान लगाया जाए ना तो लगभग कितना धन देते हैं ये महाराणा प्रताप को? तो 25 लाख रुपए देते हैं। कितने रुपए देते हैं? 25 लाख। 25 लाख, और साथ में सोना वगैरह और खजाना भी दिया जाता है इनके द्वारा। ये धन इतना ज्यादा था कि महाराणा प्रताप लगभग 12 साल तक अपनी 15,000 की सेना मेंटेन कर सकते थे, या 15,000 की जो सेना थी उसका संरक्षण महाराणा प्रताप के द्वारा किया जा सकता था। ठीक है, 15,000 सेना 12 वर्ष तक मेंटेन की जा सकती थी। तो महाराणा प्रताप ने इनको जो भामाशाह जी थे उनको क्या बना दिया? यहाँ पे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया अपना। क्या नियुक्त कर दिया? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब महाराणा प्रताप के पास में सेना तो आ गई, लेकिन 15,000 की सेना अपने जो भारत का मुगलों का जो शासक था, या पूरे भारत का उस टाइम का जो शासक था, उससे लड़ने के लिए 15,000 की सेना काफी है क्या? नहीं है काफी। तो महाराणा प्रताप को लगा कि यार अपन डायरेक्ट अगर आक्रमण करेंगे ना तो अपन कभी भी जीत नहीं सकते। तो अपने ये कौन सा इलाका है? तो सारा का सारा पहाड़ी इलाका है। कौन सा इलाका है? पहाड़ी इलाका है। तो इसके अंदर अपन ने पहले भी देखा था, जो हल्दीघाटी युद्ध हुआ था उसके अंदर किसका प्रयोग किया गया था? तो उस युद्ध के अंदर अपने छापामार युद्ध पत्ती का प्रयोग किया गया। किसका? छापामार युद्ध पत्ती। अब महाराणा प्रताप का जो आगे का संघर्ष रहेगा वो भी किस युद्ध पत्ती के तहत रहेगा? तो छापामार युद्ध पत्ती के तहत रहेगा। अब महाराणा प्रताप धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे भी अपने मुगलों की जो चौकियां थी या जो भी उन्होंने किले जीत रखे थे उनके ऊपर अपने थोड़ी छोटे टुकड़े बना दिए उन्होंने अपनी सेना की, और उनके द्वारा आक्रमण किया करते थे रात के अंदर। रात को आक्रमण कर दिया, कोई इधर उधर खाने पीने गया है, रात को सोने के लिए गया है, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब मुगल देखे यार, मुगल बेचारे हो गए परेशान,
आदमी सोने जाए और सुबह उठे ही नहीं। रात को 4 आदमी सोए थे, सुबह उठे एक ही। अब मुगलों को लगे यार ये मामला तो ऐसे बैठेगा नहीं, ऐसे तो गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। अपने सोने जाते हैं और सुबह वापस उठने नहीं देते हैं। सीधा आक्रमण हो तो अपन लड़ भी ले। अब ऐसा आक्रमण हो रात को कौन तो निगरानी रखता बैठे, ठीक है। तो यहाँ पे मुगलों का मामला सही बैठ नहीं रहा था। फिर होती है अपने शेरपुर घटना। कौन सी घटना होती है? शेरपुर घटना। शेरपुर घटना कब होती है? ये 1580 ईस्वी में। कब होती है? 1580 ईस्वी में। क्या होता है शेरपुर घटना के अंदर? अकबर यहां से रवाना करता है अपने दिल्ली से। किसको रवाना करता है? अब्दुल रहीम खान खाना। किसको रवाना करता है? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, या फिर इनको रहीम जी भी बोल सकते हो आप। अब रहीम जी एक दिन क्या होते हैं, सुबह सुबह निकलते हैं अपने शिकार करने। रहीम जी को लगता है क्या करने चल रहे हैं? शिकार करने चलते हैं। तो रहीम जी कैंप लगा हुआ होता है, रहीम जी का कैंप, और रहीम जी तो चले जाते हैं अपने शिकार करने के लिए। और सुबह सुबह का टाइम होता है। उधर से कौन गुजर रहा होता है? अपने अमर सिंह गुजर रहा होता है। इनकी छावनियों के पास में अपने जो मुगल के, अपने मेवाड़ के जो सैनिक थे, मेवाड़ के जो सेनापति वगैरह हुआ करते थे, वो आक्रमण वगैरह तो किए ही करते थे। तो सुबह सुबह अमर सिंह पहुंचा, रहीम जी के दरवाजे बजाते हैं। आगे रहीम जी के दरवाजे बजे, रहीम जी तो वहां पे थे नहीं। उसे क्या मिली? रहीम जी की और बाकी जो भी सेनापति थे या सेना नायक थे उनकी बैग में मिली। कौन मिली? बैग में। अमर सिंह ने बोला चलो सब बैठोगा, गाड़ी में बैठो सब। यार ऐसे ये मामला तो गड़बड़ हो गया। लेकिन उस टाइम की ये नीति थी कि कोई भी जो सेना होती है, अगर वो दूसरे जो सैनिक होते हैं या दूसरा जो राज्य होता है, उनकी हरम की महिलाएं या अपने जो राजकुमारी होती है, अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो वो क्या बना लेते थे? उनको अपनी दासी बना लेते थे और उनको अपने साथ ले जाया करते थे। तो यहाँ पे अमर सिंह किनको लेके आ गया? रहीम जी की बेगमों को लेके आ गया। अब जब ये बात महाराणा प्रताप को पता चली, महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को बढ़िया से लताड़ा, कही ये सुबह सुबह क्या कांड करके आ गए? तो बढ़िया से डांटा और डांट के एक लेटर लिखा। किसको लिखा ये लेटर? तो ये लेटर लिखा गया रहीम जी को। रहीम जी को लेटर लिखा और रहीम जी को लेटर लिख के बोला आपकी जो बेग में है, अमर सिंह गिरफ्तार करके लेके आ गया था, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं और मैं ये आपकी जो बेग में है उनको ससम्मान वापस पहुंचाता हूं। ये बात देख के रहीम जी क्या हो गए? रहीम जी भावुक हो गए। रहीम जी को लग गए यार दुश्मन हो तो ऐसा दुश्मन हो, अपने अगर होते ना इसकी जगह, अपने मुगलों के हाथ में अगर लग जाती तो अपन क्या करते? उनको दासी बना के ले जाते। लेकिन महाराणा प्रताप बहुत ज्यादा नैतिक आदमी थे। ये किससे पता चलता है अपने को? शेरपुर घटना से पता चलता है। अमर सिंह द्वारा बेग में गिरफ्तार कर ली जाती है। गिरफ्तार, ठीक है। ये कौन सी घटना हो गई? अपने शेरपुर घटना हो गई। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं दिवेर का युद्ध, जिसको लगभग इतिहास से मिटाने का प्रयास किया जाता है। जो भी इतिहास लिखा, इतिहास हमेशा कौन लिखता है? जो जीतता है वो इतिहास लिखता है। तो जो भी जीतेगा वो अपने गुणगान लिखेगा। आज भी देख लो, जिसकी सरकार होगी वो अपनी बात करेगी, तो जो जिसकी सरकार नहीं होगी उसे झूठा ही बताया जाएगा। तो यहाँ पे मुगल यहाँ पे अधिकार कर लेते हैं, मुगल जीत जाते हैं, तो अपने को हमेशा सर्वोपरि बताते हैं कि जीत हमेशा हमने हासिल करी थी। लेकिन जो दिवेर का युद्ध है वो यहाँ की वास्तविकता उजागर करता है कि कैसे दिवेर के युद्ध में जो मेवाड़ की सेना थी उन्होंने मुगलों को पछाड़ दिया या मुगलों को यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया। ये किससे पता चलता है? तो अपने दिवेर के युद्ध से पता चलता है। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो अपने 1582 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1582 ईस्वी के अंदर। इसके अंदर जो अपने अकबर का सेनापति होता है वो कौन होता है? सुल्तान खान। कौन होता है? सुल्तान खान यहाँ पे अकबर का सेनापति होता है। सुल्तान खान अपने आप में बहुत ही ज्यादा भीमकाय आदमी था, ऐसे शक्तिशाली माना जाता था। और अपने महाराणा प्रताप जी थे, उनके द्वारा किसे भेजा गया? तो अपने अमर सिंह को भेजा गया। उनका नेतृत्व तो कौन कर रहा था मेवाड़ की सेना का? तो अमर सिंह कर रहा था। अमर सिंह के सामने जैसे ही अपने कौन आया? सुल्तान खान आया। अमर सिंह ने एक ऐसा भाला मारा जोर से कि वो कहां घुसा? सीधा सुल्तान खान के माथे में घुसा। और सुल्तान खान के माथे में घुस के वो भला सीधा घोड़े को चीरते हुए जमीन के अंदर घुस गया। अब जब ये दृश्य मुगल सेना ने देखा या बाकी सेना नायकों ने देखा तो उनके क्या हो गए? रोंगटे खड़े हो गए और वहां से भाग निकले सारे के सारे। तो इस युद्ध को कौन जीत जाते हैं? महाराणा प्रताप जीत जाते हैं। सबसे कम कैजुअलिटी हुई इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की। और सबसे ज्यादा कौन मारे गए? मुगल सैनिक। एक तो मारे गए और एक पीछे पांव वापस भी भाग गए। कौन से युद्ध में? दिवेर के युद्ध में। अब जब दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीत लिया था, उसके बाद में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, ठीक है। उसके बाद में जितने भी युद्ध थे महाराणा प्रताप सारे के सारे जीतते गए। देखो दिवेर का युद्ध, इसे मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? तो अपने याद करो, कौन कह सकता है? जेम्स टोड। कौन कह सकता? जेम्स टोड।
जेम्स टोड। ठीक है, अब अपने अमर सिंह द्वारा सुल्तान खान को मार दिया जाता है, ये बात अपन ने कर ली। विजय किसकी हुई? प्रताप की विजय हुई। अब जब ये बात है ना, बाकी जो भी सैनिक होते हैं या बाकी जो भी छावनियां होती है, उनमें जब ये बात पता चलती है कि भाई साहब सुल्तान खान को बहुत बुरी तरह से मारा है, ऐसा भाला मारा है कि सीधा घोड़े को चीरते हुए जमीन में घुसा है, तो बाकी जो मुगल छावनियां थी वहां से भी जो सैनिक थे वो अपने भाग खड़े हुए और धीरे धीरे सारा जो क्षेत्र था मेवाड़ का उसके ऊपर किसका अधिकार होने लगा? तो अपने मेवाड़ की सेना का या अपने महाराणा प्रताप का अधिकार होने लगा। ये बात जब अकबर को पता चली तो अकबर लगा यार क्या समस्या है, रोज रोज अपने कब से लड़े जा रहे हैं, 1576 से लड़ रहे हैं, अभी 1582 आ गया है, लेकिन अभी भी जीत नहीं पाए, ना महाराणा प्रताप को गिरफ्तार कर पाए। तो अब अकबर खुद क्या हो गया? परेशान हो गया, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया अकबर। अकबर लास्ट आक्रमण करने के लिए 1585 ईस्वी में भेजता है। किसको भेजता है 1585 ईस्वी में? ये देखो यहाँ लिख रहा हूँ, अंतिम आक्रमण होता है, कब होता है अंतिम आक्रमण? 1585 ईस्वी में जगन्नाथ कछावा को भेजता है। किसको भेजता है? जगन्नाथ कछावा को भेजता है। ये जो जगन्नाथ कछावा है ना, इसकी छतरी कहां बनी हुई है? तो मांडल में बनी हुई है। कहां बनी है? मांडल में। मांडल में क्या है इसकी? छतरी। ठीक है, अंतिम आक्रमण कौन करता है? जगन्नाथ कछावा करता है। अब इसके बाद में जो अकबर होता है उसकी सेना के द्वारा आक्रमण नहीं किए जाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप को लगता है यार अपने तो वापस जीतेंगे। महाराणा प्रताप सारा एरिया लगभग कब्जा लेते हैं। फिर आमेर का एक क्षेत्र पड़ता है अपना मालपुरा। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? मालपुरा। देखो मालपुरा, यह आमेर रियासत के अंदर सम्मिलित हुआ करता था उस टाइम। महाराणा प्रताप यहां मालपुरा के ऊपर क्या करते हैं? अधिकार कर लेते हैं। मालपुरा विजित। ठीक है, किसके द्वारा कर लिया जाता है ये मालपुरा विजित? महाराणा प्रताप के द्वारा। इसको जीत लेते हैं और यहाँ पे एक नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाते हैं और एक तालाब का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, तालाब और नीलकंठ। नीलकंठ नीलाकंठ किसका है? महादेव जी का है, तो लिखने की जरूरत है नहीं, पता कर लेना अपने हिसाब से। नीलाकंठ महादेव जी का होगा। ठीक है, ये दो चीजें किसके द्वारा कराई जाती है? यहाँ पे प्रताप के द्वारा कराई जाती है। आगे देखते हैं। अब प्रताप ने अपनी स्थायी राजधानी किससे बनाया? अलग अलग क्षेत्र को पहले राजधानी बनाया था, कभी गोगुंदा को बनाया, कभी कुंभलगढ़ को बनाया, लेकिन स्थायी राजधानी प्रताप ने नियुक्त करी थी अपने चावंड को। किसको नियुक्त करी? चावंड को। ये देखो, चावंड को राजधानी बनाई। ये चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही थी? तो अपने 28 वर्षों तक रही थी। 28 वर्ष। ठीक है, 28 वर्ष तक चावंड अपनी राजधानी रही थी। मेवाड़ की जो चित्रकला का उद्भव माना जाता है वो भी कहां से माना जाता है? अपन जब चित्रकला का टॉपिक पढ़ेंगे तब ये बात वापस पढ़ेंगे कि मेवाड़ की जो चित्रकला का उद्भव हुआ था वो कहां से हुआ था? तो अपने चावंड से हुआ था। और जो प्रमुख चित्रकार होता है वो कौन होता है? नासिरुद्दीन। ये बात अपन चित्रकला के अंदर पढ़ लेंगे, लेकिन एक बार मोटा मोटा थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मेवाड़ की चित्रकला का प्रारंभ भी चावंड से हुआ था। वहां पे आपको ये चीज वापस रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, आगे दरबारी विद्वान देखते हैं इनके। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? इन्होंने अपने पूरे जीवन सैनिक संघर्ष किए, ये अपने मुगलों से लोहा लेते रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने दरबार के अंदर बहुत सारे जो विद्वान थे या अपने जो भी इतिहासकार थे उनको संरक्षण प्रदान करने का कार्य किया था। तो देख लेते हैं। चक्रपाणी मिश्र सबसे पहले कौन है? चक्रपाणी मिश्र। इनकी 4 पुस्तकें बहुत ज्यादा फेमस है, आपको चारों याद रखनी भाई साहब, चारों याद होनी चाहिए। पहली है राज्याभिषेक, दूसरी है मूर्तमाला, तीसरी है विश्व वल्लभ। ठीक है, चौथी है व्यवहारादर्श। कौन सी है? व्यवहारादर्श। ये चारों किताबें याद रख लेना। इसमें मूर्त की जानकारी मिलती है, इसमें राज्याभिषेक की जानकारी मिलती है, इसमें उद्यान विज्ञान की जानकारी मिलती है, इसमें व्यवहार वगैरह, व्यवहार शास्त्र वगैरह, ऐसा दर्शन वगैरह मिलता है इसमें। ठीक है, अगले अपने हेमरतन सूरी। कौन थे? हेमरतन सूरी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, गोरा और बादल की चौपाई। कौन सी लिखी? गोरा और बादल की चौपाई। गोरा और बादल के बारे में अपन बात पहले कर चुके हैं। ठीक है, उपाधियां, किसकी उपाधियां? ये महाराणा प्रताप की उपाधियां। महाराणा प्रताप को 2 उपाधि मिली थी, एक तो मेवाड़ केसरी, देखो यार कौन सी? मेवाड़ केसरी, और एक हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज लगभग अपन ने पहले बात करी थी, बपर अवल ने जब लगाई थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हिंदुआ सूरज उपाधि का प्रयोग मेवाड़ के कोई भी शासक करेंगे आगे। ठीक है, तो हिंदुआ सूरज और मेवाड़ केसरी, ये 2 उपाधियां थी इनकी। अब एक दिन की बात है, महाराणा प्रताप अकेले होते हैं, प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं, लगभग मेवाड़ का पूरा क्षेत्र ये जीत चुके होते हैं, पहाड़ी के ऊपर अपने प्रैक्टिस करते हैं। ये कहाँ पे? चावंड के अंदर ही। चावंड के अंदर एक जगह होती है,
वहां पे ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं चावंड। और धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं। क्या चढ़ा रहे होते हैं? प्रत्यंचा। धनुष होती है ना, उसके ऊपर वो बांधते हैं डोरी, उसको प्रत्यंचा बोलते हैं। वो चढ़ा रहे होते हैं तो उसको खींचते हैं जोर से। जब खींचते हैं और तो टूट के कहाँ घुस जाती है? इनके सीने के अंदर घुस जाती है। और वहां पे कोई भी साधन वगैरह होते नहीं है उस टाइम, अकेले होते हैं। इस वजह से इनकी क्या हो जाती है? वहां पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कब होती है इनकी मृत्यु? तो 1597 ईस्वी के अंदर, 1597 के अंदर इनकी मृत्यु होती है। 19 जून 1597 के अंदर मृत्यु होती है। और जब ये बात किसको पता चलती है? जब ये बात अकबर को पता चलती है, अकबर को ये सूचना भेजी जाती है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी है, उनका देहांत हो चुका है। तो अकबर के आंखों में भी आंसू होते हैं। अकबर खुद दुखी होता है कि भाई साहब इतना अच्छा दुश्मन ठीक है, अच्छा तो क्या इतना मतलब दुश्मन हो तो महाराणा प्रताप जैसा हो। और जब उनकी मृत्यु हुई तो अकबर को लगा कि यार अपन भी क्या है, अब जीवन के अंदर कुछ करने का बचा नहीं है। आदमी तब तक मतलब संघर्षशील रहे, अब अपने सामने अगर कोई चुनौती नहीं रहना तो जीवन के अंदर रस ही नहीं बचता है। जीवन के अंदर रस तभी है ना तब अपने पास में करने के लिए कुछ है। अब अकबर के पास करने के लिए कुछ ही नहीं था, एक ही आदमी था जो लोहा ले रहा था। ठीक है, तो अकबर यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब जो महाराणा प्रताप की छतरी है, छतरी कहाँ बनाई जाती है? तो बारडोली के अंदर। कहाँ? बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की? 8 खंभों की। 8 खंभों की छतरी है बारडोली के अंदर। ठीक है, ये अपन ने किसके बारे में बातें देख ली? सारी महाराणा प्रताप के बारे में बातें देख ली। अब कई बार क्या होता है, कुछ अपने फालतू के जो होते हैं ना चमन आदमी, वो ऐसे पूछते हैं कि अगर तुम्हारे महाराणा प्रताप जी इतने ही ज्यादा अपने योद्धा थे, सूरवीर, तो अकबर से कभी जीत क्यों नहीं पाए? अब उनको बताने वाले कि भाई साहब जीत किसे कहते हैं, तथ्यों के आधार पर बात करेंगे, अपन फालतू बात नहीं करते। 4000 की सेना। कितने हजार की? 4000 की सेना। अपन ने बात करी थी 4-1 का रेशियो मानेंगे। 4000 मत मानो, 20,000 मान लो, रेशियो ठीक करने के लिए। लो 20,000 मान लेते। ठीक है, 20,000 और इधर 80,000 है। कितने? 80,000 सैनिक। और उसमें से भी यहाँ पे है ना तुम लोग वापस ले जाते हो, यहाँ से 5,000 वापस लेके चले जाते हो अगर, और यहाँ पे तुम 80,000 में से भी सिर्फ 7 से 8,000 सैनिक वापस ले जा पाते हो, तो मुझे ये बता दो कि जीत किसकी हुई है? कौन जीता है यहाँ पे? महाराणा प्रताप की जीत हुई है ना। सैनिक तो सारे मरवा दिए तुमने, 20,000 के सामने 80,000 लाके खड़े कर दिए, सारे मरवा के फिर जा रहे हो और फिर कह रहे हो कि हम जीत गए। कहां से जीत गए तुम? तुम्हारा कारण क्या था? तुम्हें गिरफ्तार करा के ले जाना था, नहीं ले जा पाए ना, तो कौन जीता? महाराणा प्रताप जीते। इसके अलावा अपना बेलोल खां जब सामने आया था, बेलोल खां को 2 हिस्सों के अंदर चीर दिया था। किसने चीरा था? महाराणा प्रताप ने चीरा था। अकबर कर पाया क्या? नहीं कर पाया। अकबर को तो जब पता चला ना कि बेलोल खां को 2 हिस्सों में चीर दिया, अकबर ने बोला अपने महाराणा प्रताप के सामने नहीं जाना है। ठीक है, जिधर भी पता चले ना महाराणा प्रताप का घोड़ा आ रहा है, अपने साइड में से गाड़ी निकाल लेनी अपनी। ये बात किसको बतानी? अपने वो जो चमन बात करते हैं ना कि महाराणा प्रताप जीत नहीं पाए, तो उनको बता देना। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया महाराणा प्रताप के बारे में। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके बाद में अपन अमर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट शासक कौन बनेगा? तो अमर सिंह बनेगा। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।